गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की। पाकिस्तान के काबुल में नशा मुक्ति अस्पताल पर हवाई हमले के बाद अफ़गान तालिबान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हमले में 400 से ज़्यादा मौतें होने के बाद अफ़गानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने कहा है कि अब बातचीत का कोई मतलब नहीं रह गया है, हम इस हमले का जवाब देंगे। तालिबान के शीर्ष अधिकारी सुहेल शाहीन ने पाकिस्तान के उन दावों को पूरी तरह झूठा कहा है कि उसकी आर्मी ने अस्पताल नहीं बल्कि आतंकी ठिकाने पर बम गिराए हैं। अफगानिस्तान तालिबान प्रवक्ता जबीबुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी ने अस्पताल में आम लोगों को निशाना बनाया है। इसमें 400 मौतें अब तक कंफर्म हो चुकी हैं और 250 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान की बमबारी में नशा मुक्ति अस्पताल तबाह हो गया। अब इस्लामाबाद के साथ डिप्लोमेसी या बातचीत का नहीं होगी, हम इस हमले का बदला सैन्य तरीके से लेंगे। पाकिस्तान का झूठ उजागर हुआ है। सुहेल अफगान तालिबान के शीर्ष नेताओं में शुमार सुहेल शाहीन ने कहा कि काबुल में अस्पताल पर हमले के बाद कुछ भी छुपा हुआ नहीं रह गया। ये अब पूरी दुनिया के सामने है कि कैसे मरीजों और तीमारदारों को बम गिराकर मौत के घाट उतार दिया गया। तालिबान को इसमें अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तबाही की तस्वीरें खुद सब कुछ बयां कर रही है। शाहीन ने दुनिया की मीडिया और यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इस मामले पर ध्यान देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकी गुटों के ठिकानों पर बमबारी की बात कर रहा है। हम चाहते हैं कि दुनिया आकर ये देखे कि पाकिस्तान ने अस्पताल पर बमबारी की है या आतंकियों को मारा है। दुनिया इतने बड़े कत्लेआम का चुपचाप तमाशा नहीं देख सकती। काबुल रिहैब सेंटर पर एयर स्ट्राइक। तालिबान की सरकार के अधिकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने सोमवार रात करीब 9 बजे काबुल में हवाई हमला किया। इस हमले में 2000 बेड वाले उम्मीद नशा मुक्ति अस्पताल को निशाना बनाया गया। तालिबान के उप प्रवक्ता मुल्ला अहमदुल्ला फितरत ने बताया कि हमले में अस्पताल की इमारत का ज़्यादातर हिस्सा तबाह हो गया। फितरत ने बताया कि मरने वालों की संख्या 400 के आंकड़े को पार कर गई है। राहत का काम जारी है, ऐसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि मरने वाले आम लोग थे, इनमें ज़्यादातर संख्या यहाँ भर्ती नशे के मरीजों और मेडिकल स्टाफ की। इसे हाल के सालों में काबुल में हुए सबसे खतरनाक हमलों में से एक माना जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक उनकी सेना ने ऑपरेशन गजब लिल हक जारी रखते हुए सोमवार रात काबुल में 2 जगहों पर तकनीकी सहायता के बुनियादी ढांचे और गोला बारूद के भंडार नष्ट किए हैं। पाकिस्तानी सेना ने अफगान तालिबान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इन ठिकानों पर लॉजिस्टिक, गोला बारूद और तकनीकी बुनियादी ढांचे को नष्ट किया गया है। पाकिस्तानी सरकार और सेना ने अस्पताल पर हमले की बात को नकारा है। पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि नंगरहार और काबुल में ड्रोन असेंबली वर्कशॉप और हथियारों के भंडारों को भी नष्ट कर दिया गया है। उन वर्कशॉप में भारत और इसराइल में बने पुर्जों का इस्तेमाल करके ड्रोन तैयार किए जाते थे। बात करें अमेरिका इसराइल गठबंधन की। अमेरिका इसराइल गठबंधन ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। इस युद्ध के उद्देश्य पर सत्ता परिवर्तन समेत कई तरह की बयानबाजी अमेरिका और इजरायली नेतृत्व की ओर से की गई। खासतौर से ईरान में सत्ता परिवर्तन में अमेरिका और इसराइल कामयाब नहीं हो सके। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या गठबंधन का तेहरान मिशन फेल हो गया है। हालांकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जानकार मोहानद सेलम का मानना है कि इसराइल और अमेरिका की ईरान को कमज़ोर करने की कोशिश कामयाब हो रही है। दोहा में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा के प्रोफेसर मोहानद सेलम ने अल जजीरा में लिखे अपने लेख में कहते हैं कि अमेरिका और इसराइल के बिना किसी योजना के ही एक युद्ध में फंसने का दावा किया जा रहा है। हालांकि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे, उसके परमाणु ढांचे, हवाई सुरक्षा, नौसेना, उसके प्रॉक्सी कमांड ढांचे को नुकसान देखें तो अमेरिका नाकाम नहीं दिखता है। ईरान कमज़ोर हो रहा है। सीलम कहते हैं कि ईरान का दशकों में बनाया गया हथियारों का जखीरा खत्म हो रहा है। ईरान के नेवल एसेट्स, फास्ट अटैक एयरक्राफ्ट, छोटी सबमरीन और माइन लेइंग कैपेबिलिटीज़ को ख़त्म किया जा चुका। उसके एयर डिफेंस को इस हद तक दबा दिया गया है। अमेरिका अगर ईरानी एयर स्पेस के ऊपर नॉन स्टेल्थ B-1 बॉम्बर उड़ा रहा है तो साफ है कि स्थिति क्या है। यह कैंपेन 2 अलग अलग फेज से गुजरा है। पहले फेज में ईरान की एयर डिफेंस, उसके कमांड और कंट्रोल को ख़त्म कर दिया गया। उसके मिसाइल और ड्रोन लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर को कमज़ोर कर दिया गया। 2 मार्च तक यूएस सेंट्रल कमांड ने पश्चिमी ईरान और तेहरान पर लोकल एयर सिक्योरिटी की घोषणा कर दी थी। ईरान में अमेरिका का दूसरा फेज़। अमेरिका और इसराइल के हमलों का दूसरा फेज़ अभी चल रहा है। ईरान के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को टारगेट करता है। इसमें मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी, ड्यूअल यूज रिसर्च सेंटर और अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स टारगेट किए जाते हैं। यह बिना मकसद के बमबारी नहीं है, यह पक्का करने के लिए एक मैथडिकल कैंपेन है जो नष्ट हो गया है, उसे फिर से न बनाया जा सके। ईरान अब एक स्ट्रेटेजिक दुविधा का सामना कर रहा है जो हर दिन बढ़ती जा रही है। अगर वो अपनी बची हुई मिसाइलें फायर करता है तो वह लॉन्चर को उजागर कर देता है जो तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अगर वह उन्हें बचाता है तो वह युद्ध की लागत लगाने की क्षमता खो देता है। मिसाइल और ड्रोन लॉन्च डेटा से पता चलता है कि ईरान ऑपरेशनल टेम्पो बनाए रखने के बजाय राजनीतिक रूप से समयबद्ध हमलों के लिए अपनी बची हुई क्षमता को राशन कर रहा है। युद्ध की रणनीति काम कर रही है। इस युद्ध में ईरान का जान माल दोनों तरफ का नुकसान हुआ है। 17 दिन बीत जाने के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता मारे जा चुके हैं और नए लीडर कथित तौर पर घायल हैं।
ईरानी ताकत दिखाने का हर मुख्य जरिया यानी मिसाइलें, परमाणु ढांचा, हवाई सुरक्षा, नौसेना और प्रॉक्सी कमांड नेटवर्क इतना कमज़ोर हो चुका है कि निकट भविष्य में उसका ठीक होना मुश्किल है। ऐसे में साफ है कि दुश्मन की कमज़ोर हुई क्षमताओं के आधार पर देखा जाए तो इसराइल और अमेरिका कामयाब हो रहे हैं। इसराइल के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि ईरान के सबसे ताकतवर शख्स अली लारिजानी की इजरायली हवाई हमले में मौत हो गई है। अली लारिजानी ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे। आयतुल्ला खामनेई के मारे जाने के बाद अली लारिजानी ही ईरान को पर्दे के पीछे से चला रहे थे। इसराइल के रक्षा मंत्री कर्ट्स ने अली लारिजानी के मारे जाने की पुष्टि की है। इसराइल की सेना ने बासिज पैरामिलिट्री मिलिशिया के चीफ गोलाम मरेज़ सुलेमानी और उनके डेप्यूटी सैयद कारिशी को भी मार दिया है। यही नहीं, इजरायली सेना ने ईरानी IRGC के वायुसेना के चीफ को भी मार दिया है। अली लारिजानी का मारा जाना इसराइल के लिए बहुत बड़ी सफलता है। ईरान ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है। यरूशलेम पोस्ट ने 3 सूत्रों के हवाले से बताया कि अली लारिजानी की मौत हो गई है। इसराइली रक्षा मंत्री ने कहा कि बीती रात हवाई हमले में अली लारिजानी को मारा गया। इसराइली सेना ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अली लारिजानी को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना ने कहा कि अली लारिजानी और बासिज कमांडर को रात को हवाई हमले में मार गिराया गया। इजरायली सेना ने कहा कि ये दोनों ही एक्सिस ऑफ ईवल के सदस्य थे, अब वे नरक पहुंच गए हैं। अली लारिजानी ही चला रहे थे ईरानी की सत्ता। ईरान के सुप्रीम नेता अली खामनेई की मौत के बाद अली लारिजानी सबसे मुखर होकर इसराइल और अमेरिका का आलोचना कर रहे थे। हाल ही में लारिजानी तेहरान में एक रैली के दौरान दुनिया के सामने खुलकर आए थे। अली लारिजानी सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दे रहे थे। ईरान ने मुश्तबा खामनेई को भले ही अगला सुप्रीम लीडर बना दिया है, लेकिन इजरायली और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि वो बुरी तरह से घायल है। इसी वजह से वो जनता के सामने नहीं आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से पर्दे के पीछे से अली लारिजानी सत्ता को चला रहे थे। इस युद्ध के शुरू होने से पहले अली लारिजानी का प्रमोशन हुआ था। पश्चिमी देशों के साथ सभी तरह की बातचीत को वही देख रहे थे। 1 मार्च को अली लारिजानी ने ऐलान किया था कि वो अंतरिम कमेटी का नेतृत्व करेंगे जो खामेनेई की मौत के बाद देश को चला रही है। अली लारिजानी अपने बयानों से यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ईरान जीत रहा है। ईरान ने अभी उनकी मौत की पुष्टि नहीं की है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अली लारिजानी मंगलवार को अपना भाषण देने वाले हैं। वहीं इजरायली सेना के सूत्रों ने अली लारिजानी के भाषण देने पर संदेह जताया है और इस बात का पूरा भरोसा जताया कि अली लारिजानी मारे गए हैं। अली लारिजानी IRGC के कमांडर और संसद के अध्यक्ष रह चुके हैं। साल 2021 में वो राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने चाहते थे, लेकिन उनको मंजूरी नहीं मिली। इस चुनाव में इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति बने थे। ये बात करें फिनलैंड के राष्ट्रपति की। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा कि दुनिया को पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को खत्म कराने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें खासतौर से भारत से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम के लिए ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हालिया समय में विदेश मंत्री जयशंकर की ईरानी नेताओं से बातचीत हुई है। ऐसे में मुझे लगता है कि भारत सच में इसमें शामिल हो सकता है, तो ये काफ़ी बेहतर होगा। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने इसी महीने 4 से 7 मार्च भारत का दौरा किया था। स्टब ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान और अमेरिका इजराइल गठबंधन के बीच 28 फरवरी से चल रहे युद्ध को रोका जाना जरूरी है और इसमें भारत जैसे देशों की भूमिका अहम हो सकती है। ईरान में युद्ध से हो रही तबाही और सीजफायर की कोशिश के सवाल पर स्टब ने कहा कि हमें युद्ध विराम की जरूरत है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या यूरोप और असल में भारत इसमें शामिल हो सकता है। हमने हाल में देखा है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने हालात शांत करने के लिए युद्ध विराम की अपील की है। मुझे लगता है कि ये हो सकता है क्योंकि नई दिल्ली पर दोनों पक्षों का भरोसा है। स्टब की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब ईरान में हो रहा युद्ध पूरे पश्चिम एशिया में फैल रहा है। वहीं ईरान के होर्मुज स्ट्रेट को रोकने से दुनिया के बड़े हिस्से की एनर्जी सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। हालिया दिनों में जयशंकर की ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास आरागाची के साथ फ़ोन पर कई दफ़ा बातचीत हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी भी ईरानी राष्ट्रपति से वार्ता कर चुके हैं। अमेरिका इसराइल गठबंधन ने 28 फरवरी को ईरान में हवाई हमले शुरू किए थे। इसराइल और अमेरिका के हमलों में ईरान के कई शीर्ष नेता और सीनियर कमांडर मारे गए। वहीं 165 बच्चियों समेत 1300 से ज़्यादा आम लोगों की जान भी ईरान में चली गई है। ईरान में जान माल के साथ साथ माल का भी भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने इसराइल और अमेरिका के हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। ईरान ने इसराइल में मिसाइल दागी हैं तो खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर भी ड्रोन अटैक हुए हैं। ईरान ने होर्मुज के समुद्री गलियारे को भी बंद कर दिया है। इससे भारत समेत कई देशों में तेल गैस की सप्लाई में रुकावट है। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by